नवंबर के पहले दिन यूक्रेन पर पुतिन का विध्वंसक हमला। पुतिन के तोपखाने ने यूक्रेन में मचाई तबाही। ज़ेलेंस्की की आर्मी का अड्डा 10 सेकंड में ध्वस्त। नवंबर के पहले दिन यूक्रेन में बवंडर शुरू हो गया है। पुतिन के हथियार आग उगल रहे हैं। यूक्रेन में शोले उठ रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं। यूक्रेनी आर्मी के अड्डों पर बमबारी बहुत भयंकर हो रही है। यूक्रेन में खंडहर हो चुके शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज़ेलेंस्की और उनके नाटो सपोर्टर को डराने के लिए पुतिन ने एटमी प्लान एक्टिवेट कर दिया है। पुतिन का गुस्सा भड़कने की वजह ये टॉम हॉक मिसाइलें हैं। पेंटागन ने जब से लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉम हॉक मिसाइलें ज़ेलेंस्की को देने का ग्रीन सिग्नल ऑन किया है। पुतिन का पारा पूरा हाई है। पुतिन ने ट्रंप को सीधी धमकी दी है, अगर टॉम हॉक यूक्रेन को मिली तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने में देर नहीं लगेगी। इस बार युद्ध हमारे नहीं, आपके दरवाजे पर लड़ा जाएगा। पुतिन का इशारा अमेरिका के लिए है कि युद्ध अब आपकी जमीन पर लड़ा जाएगा। अब तबाही आपके शहरों में होगी। अब देखना है कि ज़ेलेंस्की को टॉम हॉक मिसाइलें देने वाले पेंटागन के फैसले पर ट्रंप क्या फैसला लेते हैं। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल अगर यूक्रेन से फायर की जाती है तो मॉस्को में तबाही मचा सकती है। रूस के दूर दूर तक फैले तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकती है। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार करती है। 885 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली टॉम हॉक मिसाइल को समंदर में नेवी बेस और वॉरशिप से लॉन्च किया जा सकता है। पुतिन ने ट्रंप को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि उनकी टॉम हॉक को बैरेंट सागर और ब्लैक सी में रूस का S-500 डिफेंस सिस्टम देख लेगा। यूक्रेन और नाटो देशों को किंजल और इस्कंदर का प्रहार बहुत महंगा पड़ेगा। पुतिन की किंजल मिसाइल 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर हवा में चलती है। अगर इसे MiG-31 से लॉन्च किया जाए तो इसकी विध्वंसक क्षमता काफी बढ़ जाती है। किंजल मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। सबसे बड़ी बात, ये उड़ान में अपना रास्ता बदलते हुए चलती है। 480 किलो का वॉरहेड जहां गिरता है वहां भयंकर तबाही मचाती है। इसका मंजर 24 घंटे पहले ही यूक्रेन के वेनेत्सिया प्रांत में देखने को मिला। जहां मिसाइल गिरी वहां बहुत गहरा गड्ढा बन गया। आसपास के मकान ध्वस्त हो गए। एक प्रहार में 23 इमारतें खंडहर हो गए। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। दीवारें गिर चुकी हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घरों में सिर्फ धूल ही धूल भरी है। रेफ्रिजरेटर और बाकी सामान सब बेकार हो गया है। कुछ भी नहीं बचा है। Всередині холодильник, все побито, все, абсолютно все। 1345 दिन के युद्ध में रूस ने मालदोवा बॉर्डर वाले यूक्रेनी इलाकों में बहुत कम हमले किए हैं। अब तक रूस की किंजल और इस्कंदर मिसाइल के हमले ज्यादातर पूर्वी यूक्रेन, राजधानी कीव और साउथ यूक्रेन के पोलैंड बॉर्डर पर हुए हैं। अब मालदोवा के बॉर्डर इलाके वाले यूक्रेनी शहर भी पुतिन की मिसाइलों के टारगेट पर आ गए हैं। आप जानते हैं यहाँ हमला होने की कोई संभावना नहीं थी।
रात में बहुत अंधेरा था। अचानक तेज रोशनी हुई और फिर बड़े धमाके से हम सब डर गए। सब लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। जो भी चल सकता था वो घरों से बाहर भागा। पुतिन जो WW3 शुरू होने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ हवाई नहीं है, इसकी तैयारी भी वो शुरू कर चुके हैं। पुतिन बहुत जल्द बेलारूस में अपनी परमाणु मिसाइल ओरेशनिक तैनात करने जा रहे हैं। ये पुतिन की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है जो पूरे यूरोप और एशिया के एक बड़े हिस्से में तबाही मचा सकती है। ओरेशनिक मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी रफ्तार 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे है। ओरेशनिक मिसाइल एक साथ 6 से 8 वॉरहेड ले जा सकती है। इसे सबसे खतरनाक बनाती है MIRV ले जाने की क्षमता, जो ओरेशनिक को एक ही उड़ान में अलग अलग टारगेट को तबाह करने के काबिल बनाती है। ओरेशनिक का गैर परमाणु वॉरहेड जहां गिरता है वहां 4,000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा होती है, जो किसी शहर के बड़े हिस्से को राख में बदल सकती है। इसका विनाशकारी प्रभाव परमाणु वॉरहेड जैसा होता है, बस न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं होता। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि अगर ज़ेलेंस्की को लंबी दूरी के हथियार मिले तो फिर बहुत घातक पलटवार होगा। ядерное оружие завез. Почему Лукашенко орешник? А что мне остается делать? लुकाशेंको कैसे एक न्यूक्लियर वेपन ला सकता है? हम ओरेशनिक कैसे ला सकते हैं? मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? क्या मैं बैठा रहूं और 1941 की तरह इंतजार करूं? वो आए और हमारी महिलाओं बेटियों से रेप करें, बच्चों की हत्याएं करें। मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। इसलिए मैं कहता हूँ न्यूक्लियर वेपन लाऊंगा। हम पहले ही एक्सचेंज कर चुके हैं। हम इसे रूस से खरीदेंगे और लेटेस्ट हथियार लाएंगे ताकि उनको औकात में रख सकें। ओरेशनिक एक न्यूक्लियर वेपन है जो दिसंबर में तैनात हो जाएगी। अगर वो बकवास करेंगे तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। हम पुतिन के साथ बैठेंगे और इसे चलाने पर विश्वास करेंगे। Бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение. पुतिन के पास सिर्फ ओरेशनिक जैसी लंबी दूरी की तबाही वाली मिसाइल नहीं है, उनके पास पूरी दुनिया को तबाह कर देने वाली मिसाइलों का पूरा जखीरा है। अक्टूबर के आखिरी 10 दिन में पुतिन पूरी दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा चुके हैं। पहले बुरवेस्निक मिसाइल का टेस्ट, फिर यार्स मिसाइल का धमाका, और इसके बाद पोसाइडन टॉर्पीडो की तबाही। पुतिन अब ऐसे हथियार निकाल रहे हैं जो अमेरिका और यूरोप के हर बड़े शहर को जरूरत पड़ने पर तबाह कर देंगे। यह पुतिन के मिसाइल बेड़े का एक और घातक अस्त्र है जिसे दुनिया यार्स मिसाइल के नाम से जानती है। दुश्मन इसका नाम सुनकर कांपता है। यार्स मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक दुश्मन का नामो निशान मिटा देती है। एक बार में 6 परमाणु वॉरहेड गिरा सकती है। जरूरत पड़ने पर पुतिन की यार्स मिसाइल 10 परमाणु वॉरहेड के साथ दुश्मन पर हमला कर सकती है। यार्स का हमला 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होता है। नाटो या कोई और किसी का डिफेंस सिस्टम इससे होने वाली तबाही को नहीं रोक सकता। यार्स का एक प्रहार यूरोप में महाविनाश ला सकता है। इसे जमीन और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर की वजह से बार बार इसे सुरक्षित ठिकाने पर तैनात किया जा सकता है। मजेदार बात यह है कि ज़ेलेंस्की और उनका वॉर ग्रुप दावा कर रहा है कि उन्होंने ओरेशनिक और यार्स मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर को तबाह कर दिया है, वो भी बिना टॉम हॉक मिले। रक्षा खुफिया, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा ने 3 ओरेशनिक मिसाइलों में से एक को और उनके लॉन्चर को रूसी क्षेत्र में सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ये एक बहुत ही सफल मिशन था और उस समय हमने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ये समय पहले ही बीत चुका है। Якщо брати за вересень і жовтень поточного року, це 20 об'єктів.
जो यूक्रेनी रूस के बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा कर रहे हैं, बीते 24 घंटे में आमने सामने की लड़ाई में कैसे उनका शिकार रूसी कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर युद्ध की सच्ची तस्वीर आपको समझ में आ जाएगी। शुक्रवार को पोक्रोवस्क में ज़ेलेंस्की ने स्पेशल फोर्स के जवानों को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उतारा। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स HUR के 11 जवान वहां उतरे। फिर जो हुआ वो देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। ये युद्ध की सबसे खतरनाक तस्वीरों में से एक है। रूसी ड्रोन ने घंटे भर के अंदर एक एक कर सभी 11 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। 4 दिन से रूसी फौजों ने पोक्रोवस्क को चारों तरफ से घेर रखा है। करीब 10,000 यूक्रेनी फौजी वहां फंसे हुए हैं। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सरेंडर करा वहां अपने फौजियों को सेफ निकालने का ऑफर दिया था। ज़ेलेंस्की ने पुतिन का ऑफर कबूल कर अपने जवानों को बचाने की बजाय स्पेशल फोर्स को वहां उतार दिया। उन्हें टारगेट दिया कि वो रूसी फौजियों से लड़कर एक कॉरिडोर बनाए जहां से यूक्रेनी फौजियों को निकाला जा सके। जबकि ज़ेलेंस्की और सिरस्की को पता था कि पोक्रोवस्क के आसपास रूसी सेना घेरा डाले हुए है, आसमान में रूसी ड्रोन मंडरा रहे हैं, फिर भी ज़ेलेंस्की और सिरस्की ने स्पेशल फोर्स के 11 जवानों को एक तरह से मौत के पिंजड़े में फेंक दिया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के 11 जवान 2 ग्रुप में बंट गए। 5 जवान एक तरफ गए, 6 जवान दूसरी तरफ गए, वहां से भी 2 अलग अलग हिस्सों में बंट गए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी 11 जवान बेमौत मारे गए क्योंकि उनके पास रूसी फौज और ड्रोन से छुपकर आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। ज़ेलेंस्की को पहले से पता था कि पुतिन ने पोक्रोवस्क की घेरेबंदी के लिए 1,70,000 जवानों को उतारा है। फिर ज़ेलेंस्की ने 1,70,000 रूसी जवानों के सामने स्पेशल फोर्स के 11 जवानों को क्यों उतारा? यूक्रेन के डॉनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेस्क 2 राज्य हैं। रूस पहले ही यहां की 90% जमीन कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के पास सिर्फ 10% जमीन बची है। पुतिन जिस तरफ फायर हैं, उससे ऐसा लगता नहीं कि ज़ेलेंस्की ज्यादा दिन यहां की 10% जमीन बचा पाएंगे। पोक्रोवस्क की लड़ाई जीतने के बाद पूरे डोनेस्क में कब्जे का गेटवे पुतिन के लिए खुल जाएगा। यह काम बहुत जल्द हो सकता है, लेकिन पुतिन ने रूसी आर्मी को पोक्रोवस्क के एक एक घर पर कब्जा करने को कहा है। पोक्रोवस्क जीतने के बाद डॉनबास में पुतिन को सिर्फ 2 शहर क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जीतने होंगे। उसके बाद पूरा डॉनबास रूसी कब्जे में होगा। पोक्रोवस्क में हालात बहुत कठिन हैं। वहां रूस के करीब 1,70,000 फौजी मौजूद हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है, वाकई बहुत बड़ी। मैंने आज सुबह कमांडर इन चीफ से बात की। अभी तक पोक्रोवस्क की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो धीरे धीरे सब कुछ तबाह कर रहे हैं, सब घरों को तोड़ रहे हैं। पुतिन के विध्वंसक हमले देखकर ऐसा लगता है कि नवंबर और दिसंबर में वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं। अब रूसी आर्मी हर उस बिल्डिंग को जमींदोज करते हुए आगे बढ़ रही है जहां यूक्रेनी सेना ठहरती है। रूस को जैसे ही खुफिया इनपुट मिला कि इस बिल्डिंग में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक जमा हुए हैं, रूस की ड्रोन आर्मी ने पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया। कॉन्स्टेंटिनोवका में भी रूसी सेना ने बड़ा हमला बोला है। यहां यूक्रेन के एक पूरे ब्रिगेड को उतारने का दावा रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया है। पुतिन ने 3 दिन यूक्रेन को मौका दिया कि वो अपने सैनिकों की जान बचाकर डोनेस्क से भाग जाएं। अब पुतिन ये मौका भी नहीं देना चाहते। ये तस्वीरें डोनेस्क की लड़ाई की हैं, जहां यूक्रेन के कुछ फौजी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। रूसी वहां ड्रोन स्ट्राइक कर बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं। रूसी तबाही को देखकर कुछ यूक्रेनी सैनिक बिल्डिंग से निकलकर खेतों की तरफ भागते हैं। वहां भी रूसी ड्रोन उनका पीछा नहीं छोड़ता। सभी यूक्रेनी सैनिक मारे जाते हैं। 24 घंटे में ज़ेलेंस्की के पास अपने पश्चिमी मित्रों को बताने और दिखाने के लिए ये तस्वीरें हैं। यूक्रेन ने रूस के आरियोल, टीपीपी और नोवोब्रियांस्क इलेक्ट्रिक स्टेशन पर हमला किया है। इन हमलों के लिए यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया।
यूक्रेन की नेपच्यून क्रूज मिसाइल सोवियत संघ के दौर की है। यूक्रेन ने इसे मॉडिफाई कर इसकी रेंज 300 से 1000 किलोमीटर तक बढ़ाई है। यह 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरती है। यह 10 से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर हमला कर सकती है। इसीलिए कई बार S-400 और S-500 जैसे मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे खोज नहीं पाते।